हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 15 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट द इन्फ्लेशन। सो व्हाट हैपन, कल हमने कल भी पढ़ा था यस्टरडे न्यूज़पेपर के पेज में कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है बाय दी 4.93%। मतलब 4.93% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। सो अगले दिन ही होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल के भी आ गया। उसमें बताया गया कि भाई होलसेल प्राइस की इन्फ्लेशन भी जो है ना वो अ, बढ़ गए हैं ड्यू टू दी प्राइस स्पाइक इन दी फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। मतलब खाने के प्राइसेस में और फ्यूल के प्राइसेस में बढ़ोतरी होने से होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया है। और ये बताया गया कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 13 मंथ की हाई पे बताया जा रहा है। ओके, सो अच्छा, आज इस पे एक एडिटोरियल भी है तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक टर्म्स, द wholesale price index, the consumer price index, and what the difference between these two, and what are the importance of these two indexes. Okay, and another news इसी से ही रिलेटेड है, दैट इज अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2022 वो 9.7% होगी। ओके, अनदर न्यूज फ्रॉम द इंडिया के डिफेंस सेक्टर से, और गवर्नमेंट के खुशी के नजरों में देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी न्यूज है। एंड व्हाट हैपन, सो हुआ क्या, एक चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट था। एंड चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट का जो इनिशियली काम था कि चार धाम मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चार धामों को कनेक्ट किया जाए बाया रोड। रूट पहले भी थी बट इतनी अच्छी तरीके से रोड नहीं थी। गाड़ी वहां ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते थे, लोग पैदल ही ज्यादा ट्रेवल करते थे। फिर गाड़ियां भी ट्रेवल करने लगी तो बहुत सारी एक्सीडेंट्स होने लगे, लैंडस्लाइड्स होने लगी। तो इसके चलते गवर्नमेंट का डिसीजन था कि क्यों ना इन चार धामों पर हमें अच्छे तरीके से रोड्स बनाए, प्रॉपर रोड बनाए कि लोगों का लोगों का बेसिकली विजिट ज्यादा हो जाए, टूरिज्म बूस्ट होगा और उत्तराखंड के इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। बट व्हाट हैपन, फिर उसके बाद चाइना के साथ इंडिया का क्लैश हुआ और उत्तराखंड का बॉर्डर टच करता है चाइना से। ओके, चाइना हम बोल सकते हैं तिब्बत से हम लोग इंडियन रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज के तिब्बत इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना। सो व्हाट हैपन, जब क्लैश हुआ, बॉर्डर क्लैश हुआ लास्ट ईयर, सॉरी या लास्ट ईयर, बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। सो व्हाट हैपन, तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ना इस हाईवे के प्रोजेक्ट को, जो हम रोड्स बना रहे हैं, इन रोड्स को हम वाइडन कर दें। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भैया आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो, है ना, चार धाम की रोड्स को आप वाइडन क्यों करना चाहते हो? भाई वाइडन ठीक है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उत्तराखंड एक ऐसा रीजन है जहां पर वाइडन, अगर आप रोड को चौड़ा करोगे तो लैंडस्लाइड होने के ज्यादा चांसेस है, डिफोरेस्टेशन ज्यादा होगा, ट्रीज को कट डाउन ज्यादा करना पड़ेगा, नेचुरल क्राइसिस ज्यादा आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो रिप्लाई था वो ये था कि हम टूरिज्म के लिए भी रोड्स को यूज करेंगे और इंडिया के डिफेंस सेक्टर, इंडिया के सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कि भाई अगर मान के चलो बॉर्डर क्लैश होता है चाइना के साथ इंडिया का, तो इंडिया अपने इक्विपमेंट्स जो है, आर्टिलरीज जो है, वेपन्स जो है, वो इजीली सप्लाई तो कर पाएगा चाइना के बॉर्डर एरिया पर। अभी हम लोग जयपुर में है, जयपुर में हम लोग के फ्लाइंग जेट से उतरते हैं, हमारे दिल्ली में हमारे पास है, या उत्तराखंड के बहुत नीचे रीजन पे है, उनको ऊपर पहुंचाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन में पता नहीं वो चाइना के ट्रूप्स कहां तक आ जाएं, अगर ये सिचुएशन बनती है तो। अब ये पूरी बातें जो है इन पे क्लैश हो गया और ये मैटर कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था कि देखो, जो मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ने, जो गवर्नमेंट ने पहले बताया था कि इतने ही आपको रोड्स को वाइडन करना है, आप जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो बताया था कि इतनी ही रोड्स को वाइडन करना है 5.5 मीटर तक, उतनी ही वाइडन करी, ज्यादा वाइडन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर से गवर्नमेंट ने एक बार फिर से पिटिशन डाली, रिप्लाई डाला कि भैया आपने ऑर्डर को चेंज करिए, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हैंड टू हैंड चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है कल, और जो 3 चार धाम हाईवेज है उनको वाइडन किया जाएगा फ्रॉम 5.5 मीटर से अबव दी 7 मीटर्स, ठीक है। एंड जो 3 हाईवेज है, द फर्स्ट हाईवे इज फ्रॉम ऋषिकेश टू माना, द सेकंड वन इज ऋषिकेश टू गंगोत्री, एंड द अनदर वन, थर्ड वन इज फ्रॉम टनकपुर टू पिथौरागढ़। मूविंग फर्दर, सो लखीमपुर खीरी इंसिडेंट केस में फाइनली एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। यूपी गवर्नमेंट एसआईटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इस एसआईटी ने फाइनली बोल दिया है कि जो लखीमपुर किलिंग हुई थी, इसमें 4 फार्मर्स और एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, वो प्री प्लान्ड था, मतलब पहले से प्लानिंग करके ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे। लेट्स सी, और जो मेन एक्यूज हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं आशीष मिश्रा, देखते हैं उनके साथ अब क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो कॉग्निजेंस केस ले लिया था इस मैटर में। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। आज स्टेट पेज का एक ही पेज दिया हुआ है, एंड कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी एडिटोरियल पेज। सो व्हाट हैपेंड, तो पहला जो एडिटोरियल है, आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द पेन फ्रॉम प्राइजेस, इसको ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। इसी में आज अपन इकोनॉमिक्स के टर्म्स और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। द सेकंड वन इज अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को लेकर है, इसको अपन थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इसका, ठीक है। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द रिपील ऑफ द आस्पा, इट्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो नागालैंड में अभी इंसिडेंट हुए उसको लेकर लिखा गया, और कि आस्पा को रिपील किया जाए उसको लेकर लिखा गया है। चलो, तो फर्स्ट we'll discuss the first editorial, and that is about the economic, that is about the basically related to the inflation। हुआ क्या, जब हम बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो 4.48% थी। वही नवंबर की बात करें तो वो 4.91% हो गई, और नवंबर का जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 3 मंथ के हाई पर है। और वहीं अगर हम होलसेल प्राइस की हम बात करें तो होलसेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत हद तक टच कर गया। अच्छा, हमेशा याद रखना, जब तक इकोनॉमिक डेटा ईयरली ना हो, याद करने की जरूरत नहीं है। एंड दीज इकोनॉमिक डेटास ऑफ द प्राइसेस ऑफ होल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दे आर ऑन द मंथली बेसिस और द वीकली बेसिस, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस समझना पड़ेगा, अपन को समझना है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द डब्ल्यूपीआई इज, व्हाट द मीनिंग ऑफ सीपीआई इज। लेट्स डिस्कस। सो अगर हम बात करें तो होल प्राइस इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बेसिकली ये 2 प्राइमरी मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन को नापने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, और जिससे पता लगता है कि ओवरऑल प्राइसेस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। और देखा जाए तो इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को एज अ प्राइमरी सोर्स मानती हैं टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। अब डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट डिफरेंस सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई हैज। सो अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखो, होलसेल मार्केट का मतलब है कि डायरेक्टली गुड्स फार्म से कहां आए, बेसिकली एक होलसेल मार्केट में आ गए। अब होलसेल मार्केट से वो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे कंज्यूमर्स को। सो जो होलसेल मार्केट से कंज्यूमर्स को गया, कंज्यूमर्स को जो जितना पैसा देना पड़ा, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंज्यूमर ने भरा। और होलसेल मार्केट ने, होलसेलर्स ने जो गुड्स खरीदा फ्रॉम द फार्म, फ्रॉम डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर्स, उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम यहां डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है कि देखो, जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेलर जब खरीदता है तो वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जोड़ता, है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही नहीं है। तब जैसे कि किसी को 100 क्विंटल गेहूं खरीदना है तो भाई 100 क्विंटल गेहूं खरीद सकता है ना। अब 100-200 रुपए का पेट्रोल लगेगा, चलेगा, और ऊपर से रिटेल मार्जिन नहीं लगता, मतलब जो बेसिकली होलसेल मार्केट वाले जो प्रॉफिट कमाते हैं वो मार्जिन नहीं लगता। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो सीपीआई एनी डे महंगा होता है डब्ल्यूपीआई से। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ती और रिटेल मार्जिन नहीं जुड़ता। तो हम बोल सकते हैं कि सीपीआई इज इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूपीआई प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
मतलब इट डिपेंड ऑन दी पेट्रोल एंड डीजल प्लस रिटेल मार्जिन। तो होता क्या है कि दीज आर दी इंडेक्सेस, दोनों बास्केट होती हैं। सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए बास्केट डाला जाता है, बट सीपीआई के बास्केट में पेट्रोल डीजल भी होता है और रिटेल, आपका रिटेल का रिटेलर्स का मार्जिन भी होता है जिसको प्रॉफिट कमाना है। बट होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, इट्स अबाउट दी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा प्लस प्रोड्यूसर्स का मार्जिन। बस ये दो चीजें होती हैं डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई में पेट्रोल डीजल ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ दिए जाते हैं। ओके, और हम बात करें तो डब्ल्यूपीआई जो है, इट बीन पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड डब्ल्यूपीआई जो है इट बीन अपडेटेड ऑन द वीकली बेसिस, वीकली बेसिस पर इसको अपडेट किया जाता है। और हम वही बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी हम जो बेस लेते हैं, अब ऑब्वियसली बात है, आप बोलते हैं ना इंक्रीज हो गया, तो आप एक बेस लेके चल रहे होगे कि भैया ये बेस है, इस बेस से इतना इंक्रीज हुआ है। सो अभी जो सीपीआई का बेस ईयर है वो 2012 है, 2012 का हमने बेस ईयर ले रखा है। ओके, मूविंग फर्दर। अच्छा सॉरी, अपन इसको डिस्कस करना भूल गया, तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझ लिया। बट द मेन थिंग इस आइटोल में डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया कि अगर हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करना है और रिकवरी भी उससे हर्ट ना हो, तो हमें फ्यूल के जो टैक्स कट्स हैं, मतलब अभी ऑलरेडी फ्यूल में टैक्स कट्स हो गया था, फ्यूल से टैक्स कट हटा दिया था, पेट्रोल डीजल और सस्ते हो गए थे, तो और सस्ते करने की जरूरत है। ये चीज बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है। एंड उन्होंने यही बोला है कि जो इन्फ्लेशन डेटा है बोथ रिटेल एंड होलसेल, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी बेसिकली परचेसिंग पावर, मतलब सीपीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीपीआई अकेला ऐसा फैक्टर है जिससे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इफेक्ट पहुंचता है। सो वी हैव टू रिड्यूस दी पेट्रोल प्राइसेस। उस पर होलसेल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस सीपीआई में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने समझा था कि सीपीआई इंक्लूड्स दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट डब्ल्यूपीआई डजंट। मूविंग फर्दर, एंड इट्स अबाउट दी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। एंड अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो है ना, ये बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेगा। अब गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था, गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमारे पास जो कैपिटल है, हमारे पास जो एसेट्स हैं, वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होते। अब यूटिलाइजेशन का मतलब कैसा, जैसे कि अब रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब कहीं रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 7 है। सो उन प्लेटफॉर्म्स में बहुत लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां इतना क्राउडेड प्लेस भी नहीं है, बट उन प्लेटफॉर्म्स का हम यूज कर सकते हैं। कैसे, हम वहां पर उसको, उन प्लेटफॉर्म्स को हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, प्राइवेट कंपनीज को दे दें। प्राइवेट कंपनीज का मतलब जैसे कि बर्गर किंग को दे दिया, पिज्जा हट को दे दिया, तो वहां पर अपने स्टोर खोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। जिससे होगा क्या, गवर्नमेंट को भी मंथली बेसिस पे पैसा मिलेगा एंड तुम्हारा जो कैपिटल है, जो एसेट है, उसका सही तरीके से यूज किया जाएगा। तो अनयूज्ड या बोल सकते हैं हाफ यूज्ड कैपिटल्स और एसेट्स को पूरे तरीके से यूज करने के लिए गवर्नमेंट अपने कैपिटल्स और एसेट्स को मोनेटाइज करती है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइज नहीं कर रही है, इट्स मोनेटाइजिंग, मतलब अनयूज्ड और सेमी यूज्ड कैपिटल्स को पूरे तरीके से मोनेटाइज किया जाए। सो वही चीज यहां पर ऑथर ने डिस्कस किया। यहां पर ऑथर ने यही बताया कि अभी के हम बजट प्लान्स की बात करें तो प्लान के अंडर यही था कि पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, जिससे हमको फ्रेश फंड्स मिलेंगे, नए फंड्स मिलेंगे, एंड वो फंड्स यूज किए जाएंगे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, है ना। एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक लिस्ट डाल दिया था कि भाई दिस आर लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज, जिसे प्राइवेट इन्वेस्टर जो है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल के लिए चीजें खरीद सकते हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स इंक्लूडेड थे, कोल माइंस थी, हाईवेज थे, इवन तुम्हारा जो होटल्स थे, रेलवे स्टेशन थे। एंड वन मोर थिंग, हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था अबाउट द कोल, है ना। अब वो कोल को लेकर एडिटोरियल क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट, अब लिखा गया था ना एडिटोरियल में, कल में पढ़ा था डिस्कस, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल पोडियम पर उसका अलग स्टैंड रहता है कोल को लेकर, वहीं डोमेस्टिक स्टैंड उसका डिफरेंट है। कैसे इंटरनेशनल स्टैंड पे बोलता है कि हम कोल का कम यूज करेंगे, वहीं अगर हम डोमेस्टिक पॉलिसी देखें इंडिया की, तो वो अभी यहां पर लिखा गया ना, कोल माइंस को प्राइवेटाइज करेगा। सो भाई कोल माइंस को अगर आप एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में लेके आ रहे हो, उस पाइपलाइन में लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट यूजर जो है वो कोल तो अब बिजनेस कर रहा है, तो वो प्राइवेट पर्सन को बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, वो तो ये नहीं देखता कि भाई एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, वो काम तो गवर्नमेंट का है।
सो इसलिए आप कोल माइंस को प्राइवेटाइज कर रहे हो, जिससे मतलब प्राइवेट, अब जो प्राइवेट ओनर है वो कोल कोल का ज्यादा यूज करेगा एज अ फ्यूल। तो वो क्यों आप ऐसी एक तरीके से दोनों साइड्स क्यों लेके चल रहे हो कॉइन्स, उनका ये मतलब था, ऑथर का यही लिखना था कल के एडिटोरियल में। सो वही चीज बताया गया। सो गवर्नमेंट ने यही बताया कि अगर हम इन एसेट्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो अराउंड 5.96 लाख करोड़ रुपीस हम लोग मिल सकता है, एंड दीज फंड विल बी यूटिलाइज्ड इन दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एंड जो जिससे 100 लाख करोड़ रुपीस के नए प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेटाइजेशन एंड द डिसइन्वेस्टमेंट। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट है क्या। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ओनरशिप का चेंज हो जाना, मतलब पहले गवर्नमेंट की थी, अब वो प्राइवेट पर्सन की हो गई। ठीक है, तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन ओनरशिप कैसे चेंज हो जाती है, अब जैसे कि मान मान के चलो कि इफ देयर इज अ हाउस एंड हाउस इट्स बोथली ओन्ड बाय टू ब्रदर्स, इज ओन्ड बाय द टू ब्रदर्स। अब दोनों का जो शेयर है 50-50% है, तो बोथ आर ओनर्स। बट अगर किसी एक भाई को 50% से ज्यादा मिल गया, मतलब 51% मिल गया, so he will be the owner and the another one also the owner but the minor owner। बट सबसे बड़ा शेयर जिसके पास होगा तो वो मेन मेन ओनर कहलाया जाएगा। सो इंडिया में अगर कोई भी चीज प्राइवेटाइज हो रही है, मतलब उसका 51%, कोई भी गवर्नमेंट की एंटिटी प्राइवेटाइज हो रही है, तो मतलब उसका उसका मतलब है कि 51% से ज्यादा जो शेयर्स हैं उसके, वो प्राइवेट पर्सन के पास चले जाएंगे। जैसे कि बीएचईएल, सो बीएचईएल इज अ पीएसयू। सो अगर बीएचईएल का 51% जो शेयर्स हैं, अगर वो प्राइवेट पर्सन के पास है, इवन दो 14% गवर्नमेंट होल्ड करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बीएचईएल क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। वहीं अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसका जो थोड़ा वाइडर मीनिंग है, इट्स मीन कि आप प्राइवेट एंटिटीज को मैनेजमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, और गवर्नमेंट की जो लिमिटेशन है वो थोड़ा गवर्नमेंट की जो परमिट है उस पर लिमिटेशन लग जाएगा। मतलब अब जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आप बर्गर किंग का या पिज्जा हट या डोमिनोज का अगर स्टोर खुलवा देते हो, सो अब दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पर आपने मैनेजमेंट जो है उस चीज का, प्लेटफॉर्म का, वो आपने एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिया, सो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, अब लेकिन बहुत सारी चीजें भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। जैसे गवर्नमेंट के ऊपर अगर जो भी लोन है या फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, फर्म्स की ग्रोथ होती है, एंड ओनरशिप जो है, ओनरशिप द शेयर ऑफ ओनरशिप जो है वो चीज इंक्रीज हो जाती है। अब ऑथर ने बताया कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी, एंड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वही नोडल डिपार्टमेंट है। एंड दीज टूज मतलब DIPAM मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड नीति आयोग, दे बोथ आइडेंटिफाई द PSUs कि किस PSU को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये चीज बताया गया। एंड ऑथर ने फिर यही बताया कि विद इन दी 4 to 5 months नेसेसरी स्टेप्स ले लिए जाएंगे, एंड डिसइन्वेस्टमेंट जो है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द नीडेड रिपील ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, नॉट रिग्रेट। सो रिसेंटली हुआ क्या इन दी स्टेट ऑफ नागालैंड, बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, उन्होंने फायर कर दिया डायरेक्टली टू दी वैन, जिसमें से कुछ सिविलियंस की डेथ हुई, कुछ मतलब 4 to 5 सिविलियंस की डेथ हुई। उसके बाद क्लैश हुआ इंडियन आर्म फोर्सेस और वहाँ के रेसिडेंट्स के बीच में, नागालैंड के रेसिडेंट्स नागास के बीच में, जिसके चलते एक जवान हमारा शहीद हुआ, मतलब उनकी डेथ हुई, एंड अदर सिविलियंस की भी डेथ हो गई। सो व्हाट हैपन, यहाँ पर नागालैंड में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। उनका ये कहना है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इतनी पावर क्यों दे रखी है, और इतनी पावर जो इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल रखी है, इट्स कम अंडर दी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से गवर्नमेंट को जो है बहुत ज्यादा पावर मिल रखी है। अगर हम बात करें तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है, सो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट समझेंगे अपन, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सो दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ बेसिकली अ इंडियन कॉन्सेप्ट या इंडियन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, आसफा इज द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, और ये आया था 1942 में, टू reduce the movement or to disintensify the movement of the Quit India movement, और
क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करें तो 1942 में स्टार्ट हुआ था एंड उस समय वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनकी कॉलोनी के लोग या उनकी कॉलोनी हमारे अगेंस्ट खड़ी हो। तो विद एन ऑर्डिनेंस दे हैव ब्रॉट द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एंड अंडर दिस ऑर्डिनेंस द आर्म फोर्सेस हैव स्पेशल पावर टू शूट एनीवन एंड टू अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी वारंट। ये उनके पास पावर थी। इसके चलते क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो पहले ही खत्म हो गया था। एंड द पर्सन हु ब्रॉट दिस ऑर्डिनेंस इज वाइसरॉय लिंगित्को। तो हमेशा याद रखना कि ये ऑर्डिनेंस जो आया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 में, जिसके लाइन पे फिर ये एक्ट बना, इट्स ब्रॉट बाय दी वाइसरॉय लिंगित्को। एंड आगे चल के हम बात करें तो फिर इस ऑर्डिनेंस जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो हटा दिया गया ऑर्डिनेंस। फिर 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान उस समय दो पार्ट थे, इट्स ऑन द ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड बोथ। सो वेस्ट ईस्टर्न साइड वाला तो बांग्लादेश बन गया 1971 में, बट उस समय तो पाकिस्तान ही था। तो हिंदूज का इन्फ्लक्स हुआ फ्रॉम दीज एरिया टू द इंडियन पार्ट, एंड पाकिस्तान पार्ट से, सॉरी इंडिया के पार्ट से बहुत ज्यादा मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने लगे, जिसके चलते दंगे होने लगे। उन दंगों को रोकने के लिए 1947 में भी आसपा लेके आए। ओके, फिर आसपा की इतनी जरूरत पड़ी नहीं, बट फाइनली पार्लियामेंट में 1958 में उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया जो कि उसी लाइन पे था, एंड द नेम ऑफ द बिल इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर बिल। और उसको इन द ईयर ऑफ 1952 पार्लियामेंट ने उसको पावर कर दिया, जिसके चलते आर्म फोर्सेस को इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज पावर मिल गई, स्पेशल पावर मिल गया। वो स्पेशल पावर क्या समझेंगे, बट व्हाट एंड विच स्टेट्स हैज बीन कम अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार लगा था। सो जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर द लास्ट स्टेट जहां पर आसपा लगा हुआ है। उससे पहले पंजाब और चंडीगढ़ में भी लग चुका है आसपा, जब 1983 में इंदिरा गांधी की किलिंग हुई थी। उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था। तो उस केस देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में 1990s में लगा हुआ है, और नागालैंड और मेघालय अरुणाचल में तो बेसिकली 1958 से लगा हुआ है। ओके, और अगर हम बात करें तो या इस लॉ के अंदर फ्लॉज हैं। फ्लॉज इस वजह से हैं क्योंकि एक्सेप्शनली पावर मिल रखी है आर्म फोर्सेस को। हाँ, कुछ कुछ जगह है जैसे कि नागालैंड में अभी भी लगा हुआ है, मणिपुर में अभी, नागालैंड में अभी भी है, असम में है, मणिपुर में लगा हुआ है, बस एक्सक्लूडिंग दी इम्फाल वाला रीजन जो उसकी कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश में भी लगा हुआ है, बट इन सम रीजन, सम डिस्टर्ब एरियाज। सेम गोज विथ मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। त्रिपुरा, पंजाब एंड चंडीगढ़ एंड मिजोरम से हट चुका है। अब आसपा कंट्रोवर्शियल इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर पावर मिल रखी है आर्म फोर्सेस को कि वो किसी भी पर्सन के प्रमाइसेस को सर्च कर सकते हैं एंड अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, एंड एक्सट्रीम फोर्सेस यूज भी कर सकते हैं। ये चीज बताया गया। एंड एक और एक्स्ट्रा पावर ये मिल रखी है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है अगर पुलिस थोड़ा सा भी लेट करती है तो। ओके, एंड वन नेक्स्ट पावर अगेन कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है आसपा के अंडर, तो जिस ऑफिसर ने या जिस आर्म फोर्सेस के पर्सनल ने उसको मारा था वो प्रोसिक्यूट नहीं होगा। ये चीज बताएगा। और इवन दो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अपहेल्ड किया था, बट 2004 में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस वीपी जीवना रेड्डी कमेटी, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि आसफा को रिपील कर देना चाहिए। बट गवर्नमेंट जो है अभी तक आसफा को रिपील नहीं कर रही है। हाँ, उसके उसकी जरूरत भी है, बट इवन दो इतना ज्यादा वो पावर मिल रखी है आर्म फोर्सेस को, एंड स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जब इन स्टेट्स की बात करते हैं तो मीडिया वहां ज्यादा इतना ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम है और मीडिया अभी जो वर्क करती है टीआरपी वर्क करती है, एंड वी और हमारा कल्चर और नॉर्थ इंडिया कल्चर वेल कनेक्टेड नहीं है, इतना सा मैचअप नहीं करता। तो हम लोग उनसे बेसिकली अगर हम बात करें तो उनके जब हमारा कल्चर मैचअप नहीं करता तो हम उनसे लेस कनेक्टेड हो पाते हैं, लैंग्वेज मैच नहीं करती। इसके चलते मीडिया भी इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज जो होती हैं उनके ऊपर बाय दिस एक्ट, वो मीडिया नहीं दिखा पाती। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तब भी मीडिया उस पर फोकस नहीं कर रही है। सो दिस इज द रीजन कि नागालैंड के जो लोग हैं उस पर, नागालैंड के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पर आसपा लगा हुआ है, वहां के जो लोग हैं
वो बहुत प्रोटेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि हटाना चाहिए आसपास जैसी चीज़ें, क्योंकि हमारे राइट्स ब्रीच होते हैं और कोई ऐसी जगह और कोई ऐसे मीडिया हाउसेस भी नहीं है जो हमारे एट्रोसिटीज़ और हमारे ऊपर जो इस लॉ का मिसयूज़ होता है, उसको दिखा सकें। Moving further, again on the national news, so what happened? So for the month of August, इंडिया इज प्रेसिडेंट है ना, इंडिया प्रेसिडेंट था अपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। बट अभी जो है वो कौन है, नाइजर है। सो नाइजर ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि क्यों ना जो क्लाइमेट चेंज वाली बात है, क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से हटाकर हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल को ट्रांसफर कर दें। तो उस रेजोल्यूशन में 16 लोगों ने फेवर में वोट डाला था, बाकी मेजोरिटी ऑफ दी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डाला है। इंडिया का कहना यह है कि अगर क्लाइमेट चेंज जैसा जो सब्जेक्ट है अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया, सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास पावर होगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ पॉलिसी बना सकते हैं, जिसके चलते हम लोग इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होना चाहते। और जैसा क्लाइमेट चेंज अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पास है, जो सब्जेक्ट है वो सही तरीके से है, उसमें सारे कंट्री का से तो है। अभी सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला जाएगा, सिर्फ परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनके पास ही पावर रहेगी। मूविंग फर्दर, सो वाराणसी में अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने कॉरिडोर का इनॉग्रेशन कर दिया है एंड फेज 1 स्टार्ट हो भी चुका है। और तो उसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है कि वाराणसी विल बी द रोड मैप फॉर इंडिया। जैसे वाराणसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वैसे ही जैसे ट्री की जो रूट्स होती हैं फिर ब्रांचेस आ जाती हैं, फिर लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, तो वैसे ही वाराणसी अभी सिर्फ रूट्स है, सीड है, और भी एक्सपेंड होगा ऑल ओवर द इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट अप होने वाला है। मूविंग फर्दर, सो फाइनली सीजीआई ने फिर से बोला है कि वी नीड मोर विमेन जजेस इन द इंडियन जुडिशरी। ये उनका कहना है, इंडियन जुडिशरी में और विमेन जजेस की लाने की जरूरत है। इवन दो हो सकता है कि बाय द ईयर ऑफ 2027 वीपी जो नंगराथन है, जस्टिस वीपी नंगराथन, वो फर्स्ट वुमेन सीजीआई बन जाए। बट वी नीड मोर जजेस, women judges in the Supreme Court, High Court, and even in the subordinate courts. Moving further, so Raj Sabha से भी Delhi Special Police Establishment Amendment Bill and ED Enforcement Directorate वाला जो कॉन्सेप्ट था, प्लस सिविल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल, वो पास हो चुका है। ओके, सो अब उन दोनों का बिल का जो मेन पर्पस यही है कि सीबीआई और ईडी के जो चीफ होते हैं उनका टेन्योर 2 ईयर से 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि सेक्स वर्कर्स जो हैं उनको भी आप राशन कार्ड इशू कर दो इन ऑल दी स्टेट्स, इन ऑल दी यूनियन टेरिटरीज। दिस बेसिकली ऑर्डर गिवन बाय द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर, सो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया ने बोल दिया है और ये निकाला है कि अराउंड इंडिया की 55% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन आर फुली वैक्सीनेटेड। फुली वैक्सीनेट का मतलब बोथ डोजेज हैज बीन गिवन टू दी 55% ऑफ द एडल्ट, ये चीज बताई गई है। एंड उसी के साथ साथ उसी रिलेटेड एक और न्यूज है कि राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्लैरिटी चाहते हैं चिल्ड्रंस को आप कब वैक्सीनेट करोगे और उनके बूस्टर डोज को लेकर, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा अभी कंसर्न रेज कर रहा है इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। मूविंग फर्दर, सो एरिक गारसेटी, तो एरिक गारसेटी जो कि लॉस एंजलिस के मेयर हैं और उनको अपॉइंट भी किया गया एज अ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। और उनका यही कहना है कि हम इंडिया के साथ एंगेज तो होंगे, बट हमारा जो मेन कोर पार्ट है एंगेजमेंट का वो ह्यूमन राइट रहेगा, कि इंडिया ह्यूमन राइट वायलेशन ना करे। और इंडिया के लिए हो सकता है कि बोन ऑफ कंटेंशन है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एंड एनआरसी। उन दोनों में लोगों का कंसर्न था कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स ब्रीच हुए हैं। इवन आर्टिकल 370 का रिवोकेशन भी बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को लेकर। बट इंडिया ने हमेशा स्टैंड ले रखा है, इंडिया ने हमेशा यही बोला है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इंटरनल मैटर में अगर आप ना इंटरफेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। मूविंग फर्दर,
सो यूएस की जो प्रेसिडेंट है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है बेसिकली जो बाइडेन। सो जो बाइडेन, सॉरी नॉट जो बाइडेन, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन। तो एंटनी ब्लिंकन ने बोला है कि यूएस जो है, यूएस मिलिट्री जो है और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहती है इंडो पैसिफिक रीजन में, और जिसके लिए वो डिफेंस इंडस्ट्रीज को प्रपोज करेगी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडोनेशिया, इंडिया, आपका फिलीपींस, इन सारे कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रीज खोल सकती है एंड नई टेक्नोलॉजीज और नए इनोवेशंस को शेयर भी कर सकती है इन कंट्रीज के साथ, जिससे यूएस का जो एक डोमिनेंस है, सॉफ्ट डोमिनेंस इंक्रीज हो जाए इंडो पैसिफिक रीजन पे, जिससे फ्री ट्रेड स्टार्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड का 70% ऑफ दी सी ट्रेड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन से निकलता है। और चाइना अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, चाइना अपनी बता रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका ईसीजेड लगता है। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।